अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर प्रोविज़न ऑफ डिप्रिसिएशन कि हमें डिप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। द नीड फॉर प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अराइजेस फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब इसके मेन रीजंस क्या हैं वो उन्होंने नीचे दे दिए। सबसे पहले असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस। हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए डिप्रिसिएशन फाइंड करना ज़रूरी है। अब क्यों? डिप्रिसिएशन इज़ अ लॉस। डिप्रिसिएशन एक लॉस है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि डिप्रिसिएशन एक लॉस की तरह कंसिडर होता है क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, तो एक तरह से हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है। सो अनलेस इट इज़ कंसिडर्ड लाइक ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैनॉट बी सर्टेन। तो अगर हम इससे लॉस की तरह कंसिडर नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे निकाल कर, तो ये होगा कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है ना, जो या फिर जो लॉस है वो आएगा ही नहीं। ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक में डिप्रिसिएशन फाइंड नहीं करो और दूसरे में डिप्रिसिएशन फाइंड करो, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। फर्स्ट वाले में जिसमें आपने डिप्रिसिएशन नहीं फाइंड की होगी वो आंसर गलत होगा, क्योंकि जब डिप्रिसिएशन ही निकाली, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने पूरा साल कोई चीज़ यूज़ की और उसकी वैल्यू में कमी ना आई हो। ठीक है, तो उसका आंसर गलत होगा। लेकिन सेकंड वाले में जिसमें आपने डिप्रिसिएशन फाइंड की होगी उसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स डिप्रिसिएशन मस्ट बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो कह रहे हैं डिप्रिसिएशन लाजमन फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए, वरना हमें जो सही प्रॉफिट और लॉस है अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, वो कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है। पहला रीज़न ये हो गया। असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी असल कॉस्ट क्या है वो फाइंड करने के लिए भी डिप्रिसिएशन निकालना ज़रूरी है। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गुड्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी के ज़रिए गुड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फैक्ट्री में जाओ, वहाँ पर मशीनरी हो गई। ठीक है, प्लांट लगा होगा पूरा और वहाँ मशीनरी से सारा काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल सी बात है कि प्रोडक्शन प्लांट और मशीनरी पर डिपेंड करती है। विच इनकर्स डिप्रिसिएशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जाहिर सी बात है, जब प्लांट एंड मशीनरी रोज़ काम कर रहा है, चल रही है, मशीनरी यूज़ हो रही है, तो उसके वैल्यू में कमी आ जाएगी, मतलब डिप्रिसिएशन होगी। दिस डिप्रिसिएशन मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अच्छा, अब वो जो उस वैल्यू में कमी आ रही है ना, वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड होगा। क्यों? हमारा एसेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, हमारा एसेट यूज़ क्यों हो रहा है? एक चीज़ बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोमो की बात करते हैं हम लोग, तो अगर हम कोकोमो बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए ना। मशीन यूज़ होगी तो कोकोमो बनेंगे। तो जो वैल्यू की में कमी आ रही है ना मशीनरी की, वो सारी वैल्यू हम कोकोमो के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, उसकी कीमत में ऐड कर देते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी शोन लेस देन द ट्रू कॉस्ट। अगर हम मशीनरी की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे अपनी कोकोमो की कॉस्ट के अंदर, ठीक है, तो कोकोमो की कॉस्ट कम आएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल एक पैकेट 10 रुपीज़ का मिल रहा है, अगर हम मशीनरी की कॉस्ट ना ऐड करते तो शायद वो 6 रुपये का मिलता या 7 रुपये का मिलता। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कोकोमो की प्राइस होती, उसके अलावा जो फैक्ट्री में खर्चे हो रहे होते हैं वो ऐड ना होते। अगर हम बाकी खर्चे ऐड नहीं करेंगे तो हमारी कॉस्ट सही नहीं आएगी। ठीक है, और हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए वो खर्चे भी ऐड करना ज़रूरी है। इसलिए डिप्रिसिएशन कॉस्ट में ऐड करना लाजमी है। अच्छा, सेल प्राइस इज़ नॉर्मली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो उसकी कॉस्ट होती है ना, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी जो कॉस्ट होगी, उसके बेसिस पे हम उसकी सेल प्राइस डिटरमाइन करता है। मैंने आपको बताया, कभी भी बिज़नेस अगर 5 रुपये की कोई चीज़ बना रहा है तो वो 5 रुपये की नहीं बेचेगा, वो उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिज़नेस हो और मैंने कोई चीज़ बनाई है 5 रुपये की, तो मैं उसे कभी भी 5 रुपये की नहीं बेचूंगी, मैं उसको 10 रुपये की बेचूंगी। क्यों? मैंने प्रॉफिट भी तो अर्न करना है ना। बिज़नेस होता है इसलिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो जो सेल प्राइस होती है किसी चीज़ की, वो कॉस्ट प्राइस से डिफरेंट होती है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। फैक्ट्री जिस दाम पे बनाती है उस दाम पे कभी भी बेचती नहीं है। द सेल प्राइस विल ऑल्सो बी फिक्स्ड एट लो लेवल रिजल्टिंग इन लॉस टू द बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे बताया है कि सेल प्राइस विल ऑल्सो बी फिक्स एट लो लेवल। अच्छा, लो लेवल पे उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, ताकि बिज़नेस को लॉस ना हो जाए।
अच्छा, ये तो हो गया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डेप्रिसिएशन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रू वैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब हमें अपने एसेट्स की असली कीमत जाननी है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल पहले एक प्लांट एंड मशीनरी पूरा एक प्लांट लगाया, ठीक है, एक फैक्ट्री बनाई अपनी। 5 साल गुजर गया, अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी प्लांट की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 साल पहले वो 1 करोड़ का प्लांट लगाया था, तो आज के दिन उसकी कीमत 1 करोड़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने 5 साल उसको यूज़ किया। वो फाइंड करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना लाजमी है। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एसेट्स ग्रेजुअली डिक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बात हमें पता है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट, द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी शोन इन द बुक्स एट अ फिगर हायर देन इट्स ट्रू वैल्यू। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे तो जो उस एसेट की असली कीमत है उससे ज़्यादा कीमत आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी आएगी, ठीक है, जो कि असली होगी नहीं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने 1 करोड़ का प्लांट लगाया था, तो अगर 5 साल बाद मैं बोलूँ कि मेरा प्लांट 1 करोड़ का है तो और मैं बेचना चाह रही हूँ, तो कोई मुझसे नहीं ख़रीदेगा। वो कहेगा एक तो आपने 5 साल यूज़ किया और अभी भी आप 1 करोड़ का उसको बेच रहे हो, ठीक है। तो मतलब वो असली कीमत है ही नहीं उसकी, क्योंकि उसकी कीमत तो कम हो गई होगी उसकी डेप्रिसिएशन के साथ साथ। एंड हेंस द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड थ्रू बैलेंस शीट, ठीक है। अब उन्होंने ये बता दिया कि अगर हम अपने एसेट की वैल्यू सही लिखेंगे ही नहीं तो हमारे बिज़नेस की बैलेंस शीट गलत आएगी, ठीक है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ही हमें गलत शो होगी। क्या पता वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट शो कर दे और हमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, क्या पता वो हमें लॉस शो कर दे जबकि हमें प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, आफ्टर सम टाइम एन एसेट विल बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ यूज़। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप एक चीज़ को इस्तेमाल करते जा रहे हो और एक टाइम आता है कि बस वो ख़राब हो जाती है, वो इस्तेमाल के लायक रहती ही नहीं है, ठीक है। वो मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। द न्यू एसेट मस्ट बी purchased requiring a large sum of money. If the whole amount of profit is withdrawn from business each year without considering the loss on account of depreciation। अच्छा, वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है जब एक चीज़ ख़राब हो गई तो हमें बिज़नेस चलाने के लिए नई चीज़ तो लेनी पड़ेगी, और अगर नई चीज़ के हम अपने सारे के सारे पैसे बिज़नेस में से ले रहे हैं तो हमें एकदम से बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सारे पैसे एकदम से हम बिज़नेस से ले रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, नेसेसरी सम मे नॉट बी अवेलेबल फॉर बाइंग द न्यू एसेट। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास शायद इतने पैसे ना हो नया एसेट परचेज करने के लिए। इन सच केस द रिक्वायर्ड मनी इज़ टू बी कलेक्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश कैपिटल और बाय ऑब्टेनिंग लोन और बाय सेलिंग द सेम एसेट। अब उन्होंने 3 ऑप्शंस दे दिए हैं कि अब हम पैसे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम पैसे कहाँ से ला सकते हैं। सबसे पहला, हम नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा देंगे कंपनी में, ठीक है, और उससे नई मशीनरी एसेट वगैरह ले आएंगे, ठीक है। या फिर हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं जो हमारा पुराना एसेट पड़ा हुआ है ना, उसको बेशक जितने कम दाम में बिके उसको हम बेच दें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे काम आने नहीं वाला, उसको हम बेच देंगे और उसमें थोड़े से और पैसे ऐड करके नई मशीनरी या जो भी हमें चीज़ खरीदनी है वो ख़रीद सकते हैं। दिस इज़ कॉन्ट्रेरी टू साउंड कॉमर्स पॉलिसी, ठीक है। अब उन्होंने बताया ये कॉमर्स पॉलिसी के कॉन्ट्रेरी है कि मतलब हम लोग ये 3 काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक एसेट की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो हमें नई परचेज़ लाजमन करनी पड़ेगी। कीपिंग अच्छा, और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें कब परचेज़ करनी चाहिए नई एसेट्स, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पंखा है, उसकी उन्होंने गारंटी दी कि 5 साल बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। जैसे ही 5 साल पूरे हुए लेकिन वो अभी भी अच्छा चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम रिस्क नहीं लेते, हम कहते हैं कि चलो 1 साल और चला के देखते हैं। 1 साल और चलाते हैं, वो चलता है, 6 साल चल गया, ठीक है। अब हम उसको रिप्लेस कर देंगे, अब हम रिस्क नहीं लेंगे। ये ना हो कि अचानक से ख़राब हो जाए, हमारे पास पैसे ना हो, ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल उसके ख़राब होने से पहले ही बेच देंगे और नया ख़रीद लेंगे। कीपिंग कैपिटल इंटैक्ट, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बाइंग एन एसेट ग्रेजुअली डिमिनिशेस ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो मेरा कैपिटल यूज़ किया था एक एसेट ख़रीदने में,
ठीक है। अब एसेट मैंने ख़रीद तो लिया, लेकिन एसेट की वैल्यू हर साल घटती जाती है, ठीक है, तो मेरे कैपिटल की वैल्यू भी इनडायरेक्टली घट गई। इफ़ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंड प्रॉफिट विल बी शोन मोर। अगर हम डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर रहे होंगे कंपनी का, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा, ठीक है, और हमारी कंपनी का असल में प्रॉफिट होगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब एक तो हमें गलत प्रॉफिट शो हो रहा होगा और हमारी कंपनी को उल्टा नुकसान हो रहा होगा। इफ़ द एक्सेस प्रॉफिट इज़ विदड्रॉन द वर्किंग कैपिटल विल ग्रेजुअली रिड्यूस। अच्छा, और अगर हम लोगों ने सोच लिया कि हाँ हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है और हमने अपने बिज़नेस में से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए, हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है, हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। द बिजनेस विल बिकम वीक एंड इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी विल ऑल्सो फेल, ठीक है। और जैसे जैसे कैपिटल कम होता जाएगा, हमारा बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा, लॉस में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट सही फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉफिट तभी सही फाइंड होगा जब हमारी डेप्रिसिएशन हम सही से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल रिस्ट्रिक्शन। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट। अच्छा, अब डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है, और वो अपने एसेट्स की डेप्रिसिएशन ही निकालते, तो मेरा डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा आने लग जाएगा, ठीक है। मुझे तो एक तरह से फ़ायदा है, लेकिन कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए डेप्रिसिएशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमें अपने प्रॉफिट सही पता चलेगा और उसका डिविडेंड भी सही पता चलेगा। इसलिए कंपनी ऑर्डिनेंस ने लाजमन कर दिया है कि आप लोगों ने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। दस इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब लाजमन, आपने डेप्रिसिएशन लाजमी फाइंड करनी है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगी हमने जब डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चंस करने हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। ये है इसका फॉर्मेट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। सबसे पहले तो ये तो मैंने वैसे ही हेडिंग दी है, फॉर्मेट फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि हम उसे कैसे बनाएंगे। जो भी अकाउंट होगा, जो भी चीज़ होगी, पहले उसका हमने नाम लिखना है। अगर मशीनरी होगी मशीनरी, अगर फर्नीचर होगा फर्नीचर, अगर ट्रक होगा, कोई कार होगी, कोई व्हीकल होगा, ठीक है, वैन होगी वो, बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ आगे मशीनरी का आप फाइंड करो डेप्रिसिएशन, तो मैं लिखूँगी मशीनरी अकाउंट, ठीक है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए सारा कुछ लिखा था, ठीक है। अगर उन्होंने सिर्फ मशीनरी का पूछा तो मैं लिखूँगी मशीनरी अकाउंट बस, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, ये तो उसकी हेडिंग हो जाएगी। इस हेडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना, डेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करना। अब डेट वगैरह मेंशन ना करने का मकसद ये है क्योंकि हम डेप्रिसिएशन एक साल की नहीं फाइंड कर रहे होते, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो कितने साल की डेप्रिसिएशन हमें बोलते हैं फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डेट नहीं कभी आएगी, सिर्फ अकाउंट का नाम आएगा। मशीनरी अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा या बिल्डिंग अकाउंट होगा, जो भी उन्होंने गिवन होगा हम वो लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके फॉर्मेट पे। ये है जी इसका मेन फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड्स पे 3-3 कॉलम्स हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉलम है डेट का, फिर रेफरेंस, रुपीज़, फिर वैसे ही चलेगा डेट, रेफरेंस, रुपीज़, ठीक है। अब आप देख सकते हो डेट, रेफरेंस, रुपीज़, डेट, रेफरेंस, रुपीज़। अच्छा, अब एक चीज़ मैं लिखना भूल गई हूँ, ये साइड है डेबिट और ये साइड है क्रेडिट, ठीक है। ये तो आपको लास्ट ईयर आपको मतलब रट्टा होना चाहिए आपको, कोई डेबिट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड कौन सी है। अच्छा, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। वो करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। डेप्रिसिएशन के मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन 2 तरह की होती है, 2 तरह से हम फाइंड कर सकते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पेज के बिल्कुल ऊपर मैंने लिखा हुआ है उसकी 2 टाइप्स, ठीक है। नंबर 1 है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, नंबर 2 है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब इनके 2-2 नाम हैं, एक नाम नहीं है। अब वो कोई भी नाम आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो पहला मेथड का 2 नाम है, एक है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड,
ठीक है, इनमें से कोई भी नाम लिखा होगा, ठीक है, तो वो यही एक मेथड होगा। दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस, आपका बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, और डाइमिनिशिंग बैलेंस, आपका बैलेंस ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं, मतलब एक ही मेथड है, उसके दो नाम हैं, ठीक है, और ये टोटल दो मेथड्स हैं, ठीक है। इन दो मेथड के हिसाब से क्वेश्चन आता है, कभी भी कोई नई टर्म नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल किया है एक, ठीक है, और ये बुक में नहीं है, ये मैंने खुद से किया सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एक क्वेश्चन में उन्होंने बोले ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करो, तो पूरा क्वेश्चन उसके हिसाब से ही होगा। अब ये नहीं कि थोड़ा सा हम लोगों ने फिक्स से कर लिया फिर आधा रिड्यूसिंग से कर लिया, ऐसा हो सकता है कंपनीज़ में सिर्फ, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं उसमें नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन मैंने प्रॉपर यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ नीचे आपको दे दी है। मशीनरी है 10,000 रुपये की जो हमने ख़रीदी है, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 10% हम ले रहे हैं, ठीक है, और कितने टाइम के लिए लेनी है। अब ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एक क्वेश्चन के, अगर आपने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके अंदर ये तीन चीज़ें होना लाजमी है। जो भी एसेट है उसकी कीमत क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन क्या है, और कितने साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों चीज़ें गिवन है, मशीनरी 10,000, डेप्रिसिएशन 10%, टाइम पीरियड 2 ईयर्स, ठीक है। अब 2 साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। अब आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने साल एग्ज़ाम्पल लिया था, सबसे पहले तो लिखना है साल कौन सा है। मैंने 2000 की एग्ज़ाम्पल ली, ठीक है, 2000 हमारा साल जिसमें मैंने मशीनरी परचेज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले डेट में हमने सबसे पहले 2000 लिख देना है, ठीक है, 2000 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने मशीनरी परचेज़ की, ठीक है, और हम एज्यूम कर लेंगे हमने साल के शुरू में की। अगर तो उन्होंने हमें बताया होगा कि कब परचेज़ की तो हमें वो वाली डेट लिखनी है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो हम लिखेंगे 1 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, और आगे लिख दिया कैश अकाउंट। जब मैंने मशीनरी ख़रीदी तो कैश दे के ख़रीदी होगी ना, कैश अकाउंट लिख दिया और मशीनरी ख़रीद ली। तो और कितनी अमाउंट की ख़रीदी थी, 10,000, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया हुआ 10,000। अच्छा, अब हम ये मैंने ख़रीद ली, ठीक है, ये तो हो गई डेबिट साइड। अब मुझे क्रेडिट साइड को भी करना है। क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। अब डेप्रिसिएशन तब फाइंड होती है जब पूरा साल गुजर जाता है। साल शुरू हुआ था 1 जनवरी से, लेकिन अब हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर पे, तो मैंने यहाँ पर डेट में लिखा 31 दिसंबर और उसके आगे लिखा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपने कभी भी, जिस तरह मैंने फ़ाइंड किया ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख के उसके ऊपर ही मैंने डेप्रिसिएशन फ़ाइंड किया। आप लोगों ने ऐसे फ़ाइंड नहीं करनी, ठीक है, अलग से कर सकते हो या फिर वैसे ही कैलकुलेटर पे कर सकते हो। मैंने ऊपर लिखा है, लेकिन आप लोग नीचे लिख के कर सकते हो, डेप्रिसिएशन के नीचे, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन फ़ाइंड कर ली, कितनी थी, 10,000 के ऊपर 10% फ़ाइंड कर ली, कितनी आई, 1,000 रुपीज़। ये मैंने लिख दी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आपको पता नहीं, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस फ़ाइंड करते हैं, क्योंकि हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 रुपये था, अब नीचे इसका टोटल होगा तो 10,000 ही आएगा, तो इस जगह पे भी 10,000 आना चाहिए लाजमन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बैलेंस फ़ाइंड कर लिया। 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन आई थी, तो पीछे जो हमारे कितने पैसे बचेंगे, इस 10,000 में से 1,000 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9,000 रुपये, ठीक है। ये बैलेंस हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम दोनों साइड्स को अगर टोटल करते हैं तो दोनों साइड्स पे 10,000 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला साल। उन्होंने कहा था 2 साल, अभी 1 साल हो गया और अभी 1 साल रहता है, ठीक है। अभी ये हमने फ़ाइंड कर लिया, ये भी हमारा रहता है। अच्छा, अब हम इसको फ़ाइंड करते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आप देख रहे होगे 2 साल की बात थी, 1 साल यहाँ पे हो गया, ये दूसरा साल यहाँ पे हो गया, ये तीसरा कहाँ से आ गया, ठीक है।
ये तीसरा साल नहीं है, ये एक और मेथड है। ये जो ऊपर मेथड्स गिवन थे ना, ये दो, ठीक है, मैंने इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं दोनों मेथड्स को यहाँ पे आपको क्या कहते हैं प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को ना आगे जाके आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये वाला मेथड देखेंगे, फ़िक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर ये मेथड दिया है तो हमने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बैलेंस था ना हमारा 9000, वो अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगले साल 1 जनवरी को वो बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और वो कितना होगा 9000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें कुछ भी नहीं लिखना। अब हम आ जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और नोटिस करनी है आप लोगों ने, हमने साल चेंज कर दिया 2001, पीछे वाला 2000 था, अब अगला साल क्या था 2001, तो हमने 2001 लिख दिया। अब ये लिखना लाजमी है, अगर आप साल नहीं लिखोगे किसी को नहीं पता चलेगा कि आप उसी साल में काम कर रहे हो या अगले साल पे पहुंच गए हो, ठीक है, तो ये लिखना लाजमी है। अच्छा, बैलेंस लिख दिया। अब हमने इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ये होता है कि एक दफ़ा हमने ये वाली डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में फ़ाइंड कर ली, तो अगले जितने भी साल होंगे उसमें वही डेप्रिसिएशन माइनस होती जाएगी, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन मैंने लिखी और उसके अंदर देखें वही वाला 1000 रुपये लिख दिया। अब मैंने डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं की, मैंने वही ऊपर वाला 1000 नीचे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे तो आ गई है मेरी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मैंने बैलेंस फाइंड करना है। इस 9000 में से ये 1000 माइनस किया तो मेरे पास पीछे बच गए 8000 रुपये, ठीक है, ये मेरा बैलेंस आ गया। अब देखते हैं दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। 9000 का 9000 नीचे आ गया, 1000 और 8000 इसको प्लस करेंगे तो नीचे हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 9000, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब ये था, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये एक्स्ट्रा है, ये जो मैं आपको समझाऊंगी अभी। ये हमारा क्वेश्चन था छोटा सा, ठीक है। अब वो हम आपको दे सकते हैं 2 साल का फाइंड करो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो डिपेंड करता है कितने साल का वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये मैंने करवाया था आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से। हमने एक दफ़ा डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली, हमें बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई थी फिक्स इंस्टॉलमेंट की मेथड की बात। रिड्यूसिंग में क्या होता है, अब हम फ़िक्स की बात नहीं करें, हम रिड्यूसिंग की बात करें। अच्छा, अब इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको काट दें, ठीक है। अब हम लोगों ने ये वाला प्रोसीजर किया सारा, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अगर अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस इस्तेमाल करेंगे मेथड, तो उसको आगे हमने सॉल्व कैसे करना है वो ऐसे करेंगे। अब मैं आपको ये वाला पार्ट समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, साल देखें 2001 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। हमने इसकी डेप्रिसिएशन फ़ाइंड की। अब डेप्रिसिएशन फ़ाइंड करने का तरीका अलग है। पिछले वाले में क्या था, डेप्रिसिएशन जो फाइंड हुई थी वही हमने अगले साल लिख दी। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। अब जो हमारे पास बैलेंस आया है ये 9000 रुपये, हमने इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ देखें 9000 का 10% लिया मैंने, कितना आ गया 900 रुपये, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब मैंने बैलेंस फ़ाइंड करना है। अब बैलेंस फ़ाइंड करने के लिए क्या करूँगी, 9000 में से ये जो 900 डेप्रिसिएशन फ़ाइंड की थी मैंने, ये माइनस करूँगी। ये माइनस करने के बाद मेरा आंसर आएगा 8100, ये है मेरा बैलेंस, ठीक है। अब दोनों साइड्स को इक्वल करना है। 9000 का 9000 नीचे आ गया, ठीक है, और 900 और 8100, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9000। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत इजी था ये, इसमें कोई ट्रिकी बात नहीं है। दोनों मेथड्स बहुत इजी हैं। जब हम अपनी इलस्ट्रेशंस करेंगे और क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम्स में ये है कि एक दो नई चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, कि हम लोगों ने अचानक से नई मशीनरी परचेज़ कर ली, पुरानी मशीनरी बेच दी, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स आएंगी बीच में, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे इसके, ठीक है, और हम आराम आराम से एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाया करूँगी, ठीक है, तो ईज़िली सारे आप सॉल्व कर लोगे।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल इस फॉर्मेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।